हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिजनेस फाइनेंस के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने लास्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन लिया था, जिसमें हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल डिवेंचर्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा था। तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 15th क्वेश्चन। द मीनिंग ऑफ कैपिटल बस्टिंग इज़, कैपिटल बस्टिंग की मीनिंग क्या है? बजट ऑफ सोर्स इनकम, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, प्रिपेयरिंग कैपिटल बजट एंड फाइंडिंग आउट वेरिएंस, या नन ऑफ द अबव। तो कैपिटल बस्टिंग का क्या मतलब होता है? सो आंसर इज प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल बस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके कंपनी के वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के लिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये चेक करते हैं। तो हम एनपीवी, आईआरआर, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड, ये सारे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं। सो कैपिटल बस्टिंग क्या हो गया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो उसको कैसे प्लान करना है, कहाँ पे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो ये पूरा ही कैपिटल बस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, कैपिटल बस्टिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? विथ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, विथ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, विथ नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिटी, विथ एग्जीक्यूशन। सो आंसर इज विथ नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिटी। बट ऑब्वियस सी बात है कि हम देखिए कैपिटल तो हमारे पास है तभी तो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो बजटिंग में क्या है, जो पैसे हमारे पास है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये प्लानिंग होगी। तो हम यहाँ पे कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं चेक करेंगे कहाँ से उसको पाना है, हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो विथ नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल सिग्निफाई। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स क्या आपको बताता है? एक्सेप्टिंग ऑल प्रपोजल्स, एक्सेप्टिंग वन प्रपोजल, एक्सेप्टिंग वन प्रपोजल एंड रिजेक्टिंग ऑल अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, या नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज एक्सेप्टिंग वन प्रपोजल एंड रिजेक्टिंग ऑल अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। आपके पास 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं, तो 5-6 प्रोजेक्ट्स में से आपको सभी सही लग रहे हैं तो उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना और बाकी को रिजेक्ट करना, ये आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ नेट कैश इनफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो जब आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कैलकुलेशन करते हैं किसी भी मेथड से, तो वहाँ पे नेट कैश इनफ्लो हम कैलकुलेट करते हैं। तो नेट कैश इनफ्लो का मतलब क्या हो गया? नेट कैश इनफ्लो मीन्स कि आपको उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगी, मतलब क्या पैसे आएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो वो प्रॉफिट जिसमें से टैक्स बाकी एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दिए हैं और उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम एज सच कैश एक्सपेंस मानते ही नहीं हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेबैक पीरियड मीन्स, पेबैक पीरियड क्या होता है? पीरियड इन विच पेमेंट इज टू बी मेड, वो पीरियड जिसमें पेमेंट आपको कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट आपको करना है। पीरियड इन विच पेमेंट इज टू बी रिसीव्ड, वो पीरियड जिसमें आपको पेमेंट रिसीव होगी। पीरियड इन विच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड, वो पीरियड जिसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो अमाउंट रिकवर आपको हो जाएगा, या नन ऑफ दीज। सो आंसर इज पीरियड इन विच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। पेबैक पीरियड में हम कैपिटल बस्टिंग में जब प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो पेबैक पीरियड भी एक टेक्निक होती है। ये हमें बताती है कि जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने टाइम में आपको रिकवर हो जाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो आपकी है वो कितने टाइम पीरियड में आपको रिकवर हो जाएगी। सो पीरियड इन विच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। सो पेबैक पीरियड का जब भी आंसर आएगा वो किस में रहेगा? टाइम्स में रहेगा, मतलब ईयर्स में रहेगा, मंथ, ईयर, इन सब में रहेगा। So next question, investment amount rupees 1 lakh, income after tax before depreciation and interest rupees 20,000। तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा आपको 20,000 है और जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कितनी है? 1 लाख। अब आपको बताना है कि पेबैक पीरियड कितना होगा, तो हम इसमें क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय आपका इनकम आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। सो आंसर इज 5 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल आर। तो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने का जो लॉन्ग टर्म सोर्स है तो वो इसमें से कौन सा है? इशू ऑफ शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, डिवेंचर्स, या ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करना है तो आप इनमें से किसी से भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने का शॉर्ट टर्म सोर्स क्या होता है? इशू ऑफ शेयर्स, ट्रेड क्रेडिट रिजर्व्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से आपको पता है कि बाकी तो लॉन्ग टर्म है, सिर्फ ट्रेड क्रेडिट ऐसा है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सोर्स है। सो आंसर इज ट्रेड क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स आर, पब्लिक डिपॉजिट्स के क्या फ़ायदे हैं? फ्लैक्सिबल, पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ऑफ फैक्टोरिंग इज, फैक्टोरिंग के क्या टाइप हैं? इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट या ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज इनवॉइस डिस्काउंटिंग। फैक्टोरिंग क्या होता है? फैक्टोरिंग में हम ये भी फाइनेंसिंग का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारे बिल्स पेबल होते हैं, मतलब आपको ये बिल्स रिसीवेबल आपके होते हैं, अब आपको डेटर्स हैं, डेटर से पेमेंट रिसीव करनी है सपोज़, तो आपको आज नहीं वो 3 महीने बाद रिसीव होगी, डेटर 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, पर आपको कैश अभी चाहिए। तो समटाइम्स क्या होता है, ये जो फैक्टोरिंग है उनके थ्रू हम तुरंत कैश पा सकते हैं। ये क्या करते हैं, आपके जो रिसीवेबल्स MBR है उसको वो ले लेंगे और आपको 80%, 75 to 80% वेरी करता है ये, वो तुरंत उस बिल का पैसा आपको दे देंगे इन कैश एडवांस अपना और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है, राइट, 20% या 25%, वो अमाउंट वो क्या करेंगे, जब बिल रिसीवेबल आपका कंप्लीट होगा, मतलब जब 3 मंथ्स के बाद आपके डेटर्स पेमेंट करेंगे, तो वो डेटर्स किसको पेमेंट करेंगे? फैक्टर को पेमेंट करेंगे। ये जो एजेंसी बीच में वर्क कर रही है दैट इज़ योर फैक्टर, तो फैक्टर को पेमेंट करेंगे। तो फैक्टर जब पूरा पेमेंट रिसीव कर लेगा तो वो रिमेनिंग 25% या 20% में से अपना कमीशन कट करेगा और बाकी पैसे आपको वापस दे देगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि आपको फंडिंग भी मिल जाती है, आपके डेटर से कलेक्शन भी हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको बोले इनवॉइस डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज़, तो ये कौन सा रेशियो है? लिक्विड रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो या एक्टिविटी रेशियो। सो आंसर इज एक्टिविटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 70%, नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी, तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो 70% है तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा? सो आंसर इज 30%, टोटल मिला के 100% बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो, करंट रेशियो का आइडियल लेवल क्या है? सबको पता होता है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड और क्विक एसेट्स, तो लिक्विड और क्विक एसेट्स क्या होगा? करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स प्लस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस या करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो आंसर इज करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्विक एसेट्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। विच इज़ नॉट इंक्लूड इन क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स में इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होगा जब हम क्विक रेशियो कैलकुलेट करेंगे? तो इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, तो हमें आंसर पता है इन्वेंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि वहाँ पे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज़, तो रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही फेवरेबल कंडीशन होगी। दिस डज नॉट अप्लाई टू, ये बात किस इनमें से किस रेशियो पे अप्लाई नहीं होती है? नेट प्रॉफिट रेशियो, तो बट ऑब्वियसली बात है, नेट प्रॉफिट मतलब आपको इस रेट से प्रॉफिट हुआ है, तो और ये तो अच्छा ही है ना कि हायर द रेशियो मोर फेवरेबल। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वो भी मुझे लगता है सही है आपके लिए। ऑपरेटिंग रेशियो या नन ऑफ दिस, सो आंसर इज ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो क्या हो गया आपका, एक तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल बताता है। और आपको अगर याद हो भी लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर 70 ऑपरेटिंग है तो प्रॉफिट 30 होगा, तो अगर ये एक्सपेंसेस की बात करते तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ना कि जितना ज़्यादा होगा। सो आंसर इज ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटर्स, कलेक्शन ऑफ डेटर्स, अगर डेटर से कलेक्शन हो रहा है तो इंक्रीज करेंट रेशियो, डिक्रीज करेंट रेशियो, हैज़ नो इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो या ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज हैज़ नो इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एंड नन ऑफ दिस। सो आंसर इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 5 टाइप के रेशियो का डिवीजन है, तो उसमें से जितने भी नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, ये सारे रेशियोज आते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो आइडियल कौन सा होगा? 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनली विच रेशियो इज कैलकुलेट्स इन टाइम्स, कौन से रेशियो को हम टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, फाइनेंशियल पोजीशन या नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज एक्टिविटी रेशियो। मतलब जैसे कि स्टॉक वगैरह का हो गया, इन्वेंट्री का हो गया, डेटर्स का हो गया, ये सब यहाँ चले जाएंगे। वर्किंग कैपिटल मींस, वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? टोटल ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का टोटल वर्किंग कैपिटल होगा। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़
मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, तो वो वर्किंग कैपिटल होगा। द पोर्शन ऑफ एसेट्स विच चेंजेस इन बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस ऑपरेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है वो, ये ऑल ऑफ द एबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। टोटल ऑफ करंट एसेट्स भी वर्किंग कैपिटल होता है, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। और ये तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल की मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल इज, ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट के हिसाब से वर्किंग कैपिटल क्या होता है? द लिक्विड पार्ट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। या नेट वर्किंग कैपिटल या ऑपरेटिंग कैपिटल या ग्रॉस कैपिटल। सो आंसर इज ये वर्किंग कैपिटल का वो लिक्विड पार्ट होता है जो आपको ऑपरेटिंग साइकिल के लिए रिक्वायर्ड होता है। ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स वो कैश, देन आपका रॉ मटेरियल, देन वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश्ड गुड्स, देन डेटर, देन अगेन कैश, वो पूरा ऑपरेटिंग साइकिल है। तो उसके लिए जो लिक्विड कैप पार्ट आपका होता है दैट इज़ योर ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट के हिसाब से वर्किंग कैपिटल है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सीजनल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल का क्या नेचर होता है? दैट इज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम, वेरिएबल। सो आंसर इज शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट, नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर, तो अभी हमने पढ़ा ये, आंसर इज करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सो आंसर इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या कहता है? टोटल ऑफ करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? करंट एसेट्स में डेटर्स और आपका स्टॉक, ये सारी चीज़ें पार्ट बनती हैं करंट एसेट्स का। तो अगर हम गोइंग कंसर्न नहीं मानते कि मतलब बिजनेस फॉर एवर के लिए है, तो अनसीन टाइम के लिए हम उसको समझें कि बिज़नेस चलता ही रहेगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है, तो उस केस में ही तो आपका आएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, अगर हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा, तो हम डेटर्स क्यों क्रिएट करेंगे? हम किसी को उधार पे कैसे क्यों देंगे कोई चीज़, राइट? स्टॉक क्यों रखेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक क्यों रखेंगे हम ये मान रहे हैं ना कि कल को फिर हमें सेल करनी है, तो हमें स्टॉक रखा पड़ा है, हमें 3 महीने बाद भी हमारा बिजनेस रहेगा, तो डेटर्स हमारे 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। सो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किस कॉन्सेप्ट पे चलता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट, टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल इज अदरवाइज कॉल्ड, टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल को इसके अलावा हम क्या कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, रिवॉल्विंग वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, या बोथ ए एंड सी। सो आंसर इज बोथ ए एंड सी। फ्लक्चुएटिंग एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल इज अ टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आगे क्वेश्चंस और ले आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।